Let me start the recording over here. Okay, so first of all, good evening to each and every one of you. And today we have a very interesting topic again to discuss with you, and that is going to be our पिंपली। इसके पहले पिंपली के बारे में हम बात करें, हम कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहली बात, पिंपली मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कल्प में ये आता है और हम इसको काफ़ी यूज़ भी करते हैं त्रिकटु के फॉर्म पे, 64 पहली पिंपली में, पिंपली रसायन में, पिंपली आसव में। बहुत कॉमन है ये ड्रग हमारे बीच में पाए जाने वाला। इसके वैरायटी के बारे में अगर थोड़ा-सा बात करें, तो अगर थोड़ा-सा हम इसके बैकग्राउंड को देखें, तो 2 टाइप की पिंपली ऐसा प्रैक्टिकली पाई जाती है, जिसे हम लोग एक छोटी पिंपली कहते हैं और एक बड़ी पिंपली कहते हैं। छोटी पिंपली और बड़ी पिंपली में खाली साइज़ मैटर होता है कि जैसे छोटी पिंपली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर के रेंज में साइज़ में मिलता है। वहीं बड़ी पिंपली जो है ये आपको 7 सेंटीमीटर से लेके एवरेज 8-9 सेंटीमीटर तक मिलती है। तो सबसे बड़ी बात ऐसा है कि जो छोटी पिंपली और बड़ी पिंपली जो भेद है, ये 2 ही प्रकार का जो है प्रैक्टिकली जो है मार्केट में पाया जाता है, जिसे हम यूज़ करते हैं। और उसमें भी जो इंटरेस्टिंग है कि जो आयुर्वेद के अंदर जो डिफरेंस है, वो 4 प्रकार का बताया गया है। एक जिसे पिंपली कहते हैं, एक गज पिंपली, एक सहेली पिंपली जिसको कोई-कोई महाराष्ट्र के अंदर हम लेंडी पिंपली कहते हैं और एक वन पिंपली। सो देखो, जाति तो 4 बताई गई है, लेकिन अगर हम देखें कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये बहुत डिफरेंस है। जैसे अगर मैं गज पिंपली की बात बताऊँ, तो वो गज पिंपली आपको पता है, इसको हम पूरे पिंपली के अंदर नहीं डालते। ये हम लोग थोड़ा-सा अलग ही यूज़ करते हैं, तो वो अलग ड्रग है। सो गज पिंपली लिस्ट से निकलने के बाद वन पिंपली हमें ज़्यादा नहीं मिलती, बिकॉज़ ये वाइल्ड वैरायटी की पिंपली होती है, जल्दी से फिर से यूज़ नहीं किया जाता है। तो एट द एंड हमारे पास 2 ही पिंपली बचती है, एक नौ जो कॉमन बोलचाल के भाषा में जिसे हम लेंडी पिंपली कहते हैं, छोटी पिंपली। सो मार्केट के अंदर आप छोटी पिंपली या लेंडी पिंपली कहेंगे, तो दोनों आपको सेम जैसा मिलेगा। और जो बड़ी पिंपली गज पिंपली है, ये जो है मार्केट में आप बड़ा पिंपली बोलोगे तो मिलेगा। अब ना लोग को ऐसा लगता है कि जो छोटी पिंपली है वो बेस्ट है या बड़ी पिंपली है वो बेस्ट है। सो मेरे ख्याल से इसके ऊपर थोड़ा-सा मत मतांतर है। लेकिन बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल में भी जब हमने ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश की, तो एक चीज़ बहुत क्लियर आई कि उनका ऐसा मानना है कि जो छोटी पिंपली होती है, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके बहुत सारे रीज़न उन्होंने दिया था, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि ये जो पिंपली है, ये डिज़ीज़ के दोनों स्टेजों में अच्छे से काम करती है, एक्यूट स्टेज में भी और क्रॉनिक स्टेज में भी। दूसरा, लेंडी पिंपली तो जो अपने गुणत्व के अनुसार, अपने प्रॉपर्टी के अनुसार जो एक ग्रंथाकारों के द्वारा दिया गया रेफ़रेंसेस है कि जिसमें उष्ण होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी भी हमें ऐसा मिलती है यहाँ के अंदर। यानी कि जो नॉर्मली छोटी पिंपली है, हमें ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा यूज़ करना वही प्रेफ़र होता है। दूसरा पिंपली एक होता है आर्द्र पिंपली और शुष्क पिंपली, ये ड्यूरेशन बेसिस के ऊपर डिपेंड है। यानी कि अगर न्यूली हो, यानी कि अभी फ्रेश मार्केट से तोड़ के लाया गया हो 3 महीने के अंदर वाला, तो वो मोस्टली नई पिंपली होती है और आप उसको ऐसा टच करके देखोगे, जैसे हम देख रहे हैं कि पिक्चर के अंदर वो जो प्लांट के ऊपर इन्फ्लोरेसेंस आया हुआ है पिंपली का, ये एकदम अच्छे खासा ब्यूटीफुल दिख रहा है, ग्रीनिश दिख रहा है। इसे आर्द्र पिंपली कहते हैं। आर्द्र पिंपली यानी नई पिंपली जिसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक वाटर कंटेंट ज़्यादा है। और वहीं आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो आपको शुष्क पिंपली दिखेगी। तो दोनों में फ़र्क यही है कि संहिताकारों ने फिर जो यूज़ करने के लिए बनाया है, वो है शुष्क पिंपली। दोनों का थोड़ी प्रॉपर्टी अलग है जो हम श्लोक में देखेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड ऐसा है कि जो भी ड्रग का यूज़ हो रहा है या ड्रग बन रहा हो, वहाँ ये जो है शुष्क पिंपली आना चाहिए। इसका मतलब सिंपल फ़ॉर्मूला अगर मैं बोलूँ, तो मुझे मार्केट के अंदर अगर पिंपली खरीदनी हो, ऑथेंटिक हो, मेडिसिन के लिए यूज़ करना हो, तो वो छोटी होनी चाहिए और वो सूखी होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया। अब स्टार्ट करते हैं कि पिंपली को देख के, जैसे हमें पता है कि पिंपली को देख के हमें क्या दिमाग में आता है। पिंपली को देख के हमें दिमाग में ये आता है कि हम इसे सर्दी में दे सकते हैं, हम इसे खाँसी में दे सकते हैं,
हम इसे बाकी डिजीज में दे सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज को समझ जाओ तो आप समझ जाओगे कि पिंपली का बेसिकली कर्म क्या है। जैसे कि हम लोग हर बार बोलते हैं कि हर ड्रग का कर्म होता है, वो स्पेसिफिक कर्म होता है। तो पिंपली का जो सबसे ज्यादा एक्शन है या पिंपली को जिस ऑर्गन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है वो है आमाशय, और ये हमें याद रखना है। अब बात ये है कि आमाशय मतलब कि खाली स्टमक होना ये नहीं है। आमाशय के बाद एक बहुत अच्छा वर्ड मैंने लिखा हुआ है और जिसको मैंने इंडिकेट भी पिक्चर से किया हुआ है, वो है प्रसादक कफ। तो अभी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है। मैं बहुत बार आपके पिछले लेक्चर में भी इंट्रोड्यूस किया गया हूँ कि ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि आमाशय जो है ये कफ का स्थान है, और शरीर के अंदर जितने भी कफ होते हैं, जो खास करके प्रसाद भाग कफ उसे कहा जाता है जिससे बॉडी का नरिश होता है, जिससे बॉडी का तर्पण होता है, जिससे बॉडी को स्नेह मिलता है, जिससे बॉडी को बल मिलता है और जिससे शरीर चलती है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये प्रसाद भूत भाग भाग जो कफ है ये आपके शरीर को चलाता है, जो आपका आमाशय से उत्पन्न होता है। तो यानी कि जब मैं बोलता हूँ कि कफ का दोष स्थान या कफ का मूल स्थान आमाशय है, तो उससे हमें ये अर्थ लगाना चाहिए कि आमाशय से उत्पन्न होने वाला कफ दोष जो है ये अगर प्राकृत रहे तो शरीर को बलदायक बनता है। तो जो आपको नॉर्मली कोई भी कफ आमाशय से प्राप्त होता है वो हमेशा कफ कारक ही होता है, और आमाशय के अंदर आपके आहार के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका कफ कितना प्रसाद भाग है। इसलिए कफ को ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम जब कहते हैं कि हमारे जीआईटी सिस्टम के अंदर कोष्ठ के अंदर जब कोई आहार जाता है तो उसका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा आहार भाग, एक होता है हमारा मल भाग। अब ऐसे ही आमाशय से भी जब कभी कफ बनता है तो कफ दो प्रकार के बनते हैं, ये भी आपको समझना है। एक है प्रसाद भूत भाग कफ जिससे शरीर का पोषण होगा, एक होता है मल भूत भाग कफ जिससे शरीर की दुष्टि होती है लेकिन वो शरीर से बाहर निकल जाती है अलग अलग फॉर्म से। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है लंग्स। यानी लंग्स जो 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 स्पुटम निकलता है, शायद उसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि मलभूत कफ है। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आमाशय के अंदर जो कफ का स्थान है, कफ दोष जब तक प्राकृत रहेगा तब तक शरीर को प्रसादभूत कफ देता रहेगा, जिससे शरीर चलती रहेगी, एनर्जाइज रहेगी, सब काम होता रहेगा, हर धातु का पोषण होता रहेगा। और उसमें जो मल भाग है, मलभूत कफ है, वो शरीर से निकल जाएगा। जिस दिन आमाशय के अंदर कफ दुष्टि होना चालू होगी तो यही पैथोलॉजी रिवर्स हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपके शरीर को प्रॉपर प्रसादभूत भाग कफ नहीं मिलेगा, फिर जो भी एनर्जी लेस होना, जो थकावट आना या बाकी सिम्टम होना, ये आपको एक तरह से दिखने मिलेगा। दूसरी ओर मलभूत भाग जो कफ है, जो बहुत ज्यादा बन रहा है, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से, आपके नोज से, साइनस से जो निकल रहा है, वो वहीं अलग अलग पैथोलॉजी रूप में आपको डिजीज करेगा। तो यानी कि यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग समझना है कि आमाशय यानी कि स्टमक नहीं। यहाँ आमाशय से उत्पन्न होने वाली जो कफ है, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक तरह से इम्यूनाइज करती है, एक तरह से उसकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, प्रसाद भाग कफ देके और मलभूत भाग कफ को निकाल के। ये थ्रू आउट प्रोसेस होता है, 24 आवर प्रोसेस होता है। और जिस दिन ये प्रोसेस हैम्पर होता है वही काश श्वास की संप्राप्ति चालू होती है। काश श्वास की संप्राप्ति में जब हम कहते हैं कि यहाँ कफ आ गया, तो कफ आया कहाँ से? वो आया आमाशय से। यानी कि आमाशय के अंदर जो मलभूत कफ कम बनना चाहिए था और प्रसादभूत भाग कफ ज्यादा बनना चाहिए था, मेरे पैथोलॉजी से या मेरे हेतु से मलभूत ही सबसे ज्यादा बन रहा है, प्रसादभूत भाग कफ तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। तो यही है कि पैथोलॉजी होने और नहीं होने में ये डिपेंड करता है कि आमाशय प्रसादभूत ज्यादा बनाता है क्या मलभूत। अभी किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड है अग्नि के ऊपर। यानी कि आमाशयस्थ रहने वाली जो पाचक, जो आपकी रंजक पित्त है या जो आपकी पाचक पित्त है या जो भी फैक्टर है जो उसको कंट्रोल करता है, वो प्रॉपर एक तरह से काम करना चाहिए। अब पिंपली का काम यही है, पिंपली का जो रेस्पिरेटरी काम है
वो रेस्पिरेटरी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली थ्रोट पे काम करती है, डायरेक्टली नोज पे काम करती है या डायरेक्टली आपके साइनस पे काम करती है। वो आमाशय के अंदर काम करके प्रसादभूत भाग को कफ ज़्यादा बनाती है और मलभूत भाग को कम करती है। ये उसका मेन सोर्स है। यही रीज़न है कि पिंपली को एज़ अ रसायन यूज़ किया जाता है और किस चीज़ के लिए रसायन? प्राण व स्रोतस के लिए रसायन। तो आप हो सकता है आप अभी समझ गए हो कि इसका रोल क्या है। यानी कि पिंपली देते समय आप इतना समझ लो कि आप पिंपली देते समय आप अपने शरीर को प्रसादभूत भाग कब से भरने वाले हो, एनर्जाइज़ करने वाले हो। आपका सर्व धातु पोषण होने वाला है। यही रीज़न है कि पिंपली को हर धातु का पोषण कहा जाता है क्योंकि प्रसादभूत भाग कब बनाता है। और पर मेरा एम क्या होता है? पिंपली देने का एम खाली प्रसादभूत भाग कफ बनाना नहीं, साथ ही साथ जो मलभूत कफ ज़्यादा बने हैं, उसको शरीर से बाहर निकालना और ये मूल स्थान में काम करता है, यानी कि आमाशय पे काम करता है। इसलिए पिंपली रसायन यूज़ किया जाता है ताकि मूल भाग यानी कि का जहाँ आमाशय क्योंकि देखो, आप त्रिभुवन कीर्ति रस दो, आप लवंग आदि वटी दो, व्योष आदि वटी दो, खदीर आदि वटी दो, ये उद्भव स्थान पे यानी कि रेस्पिरेटरी पे डायरेक्टली काम करने वाले लोग होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से जो कफ है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उसको पिघलाने की कोशिश करते हैं, अलग-अलग प्रकार से जो हम लोग देखेंगे। लेकिन पिंपली उस प्रसाद जो मलभूत भाग कफ है, जहाँ से पैथोलॉजी स्टार्ट हो रही है, वहाँ एक्ट करता है। और इसलिए हम कहा गया है कि ये मलभूत भाग कफ के पैथोलॉजिकल बॉडी को प्रसादभूत भाग के ऊपर लेके जाती है। यही आपके अस्थमैटिक रिवर्स होने का रीज़न है। यही आपके अस्थमैटिक जो आपके ब्रोंकाइटिस है इसका भी रिवर्स होने का रीज़न है कि पिंपली देने से आपके शरीर के अंदर मलभूत भाग कम बनती है और प्रसादभूत भाग कफ ज़्यादा। यानी ये पिंपली जो है ना ये इनडायरेक्टली इस कफ से रिलेशन है और जो वो बनाती है आमाशय से। मतलब इनडायरेक्टली आमाशय को पूरा कंट्रोल करती है। तो होप सो आपको समझ गया कि इसका सारांश क्या है। अब थोड़ा श्लोक के ऊपर देख लेते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम एक ऐसे कल्प के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसको मैं ऐसा याद रखना चाहूँगा कि ये प्रसादभूत भाग कफ बनाती है। अब लोग बोलते हैं कि अगर कफ बनाती है तो पित्तवर्धक है, तो कैसे बनाए? ये तो हम लोग देखते हैं कि इसी चीज़ को लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। अब अगर श्लोक देखें तो 2 श्लोक मेरे पास है, उसमें से जो सेकंड वाला श्लोक है, उसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि पिप्पली दीपनि वृष्या स्वादुपाकः रसायनी अणुष्णा कटुका स्निग्धा वात श्लेष्मा हरि लघु। तो इसमें से खाली पहले लाइन के ऊपर ध्यान दो कि पहले लाइन में संहिताकार एकदम क्लियर है कि पिंपली जो कल्प है वो दीपन करेगा वृष्य शादुपाक रसायनी मतलब ये वृष्य है यानी कि शुक्र धातु पे काम करने वाली है और रसायनी है। अभी इसी वर्ड को थोड़ा मैं ध्यान से लेता हूँ और एक एक जो वर्ड है उसको भी साथ में कैप्चर कर लेता हूँ कि स्वादुपाका। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पिंपली अपना ज़्यादा एक्शन जो सबसे ज़्यादा दिखाती है लॉन्ग टर्म एक्शन, पोटेंशियल एक्शन, ये दिखाती है अपने स्वादुपाक से यानी कि अपने विपाक से। यानी कि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि पंच लक्षण में चीजें तो हर काम करती है लेकिन एक जो है कोई डोमिनेंट काम करती है। तो संहिताकार ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब आप पिंपली दोगे भले वो अपने रस से थोड़ा अग्नि दीपन करेगा, बायोडाइजेशन पावर अच्छा करेगा, डाइजेस्टिव पावर अच्छा करेगा, लेकिन अपने विपाक से ये पूरे धातु का पोषण करते रहेगा। यहाँ वृषा का अर्थ मतलब खाली ये नहीं कि मैं खाली शुक्र धातु का वर्धन कर सकूं। यहाँ वृषा अर्थ ये है कि आपके शरीर के अंदर प्रसाद भूत भाग कफ जो है वो भर भर के मिले यानी कि आपको एनर्जी बहुत अच्छे से मिले, आपके हर धातु को पोषण अच्छे से मिले। इसलिए पिंपली का काम है कि भले दीपन में श्रेष्ठ है, पिंपली दीपन में तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन ये अपने विपाक से सबसे ज़्यादा जो है स्निग्ध गुण से, दोनों से आपके शरीर का पोषण करते रहती है। अब बाकी का जो चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि अनुष्णा जो बोला हुआ है, देखिए अनुष्णा ये जो वर्ड है, ना उष्ण ना शीत, ये नॉर्मली पिंपली का बोला गया है लेकिन जब मैं छोटी पिंपली और लेंडी पिंपली यूज करता हूँ तो वो अपने वीरे में उष्ण की तरफ ही ज्यादा जाता है यानी कि वो उष्ण ही होता है ऐसा आप समझ लो ताकि आपको बाकी टाइम पे जो है समझने में इसे आसान हो सके। फिर ऊपर वाले जो श्लोक को जो मैंने मतलब इसी का कंटिन्यूएशन है उसको जो मैं लिखा हूँ उसमें एक बहुत अच्छा वर्ड आया हुआ है कि काश श्वास उदरन ज्वरण, यानी
कि अग्निमांद से होने वाली जितनी भी व्याधि है, उसके ऊपर पिंपली काम करती है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे काम करती है, कि वो शरीर के अंदर आमाशय के ऊपर प्रसादभूत भाग कफ को सबसे ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, अग्नि को बढ़ा के। इसका थोड़ा-सा रिलेशन अगर मैं पीछे लेके जाऊँ, तो रस व स्रोतस का आप अगर दृष्टि हेतु देखोगे, तो हमेशा गुरु, शीत, आहार ये सभी लिखा हुआ है। और उसका चिकित्सा देखोगे तो लंघन चिकित्सा बताएँ। यानी कि अगर कोई लंघन किया या लंघन कराने लायक ड्रग या लागू कराने लायक ड्रग अगर मैं किसी को देता हूँ, तो मैं रस और स्रोतस के मूल स्थान की चिकित्सा करता हूँ। इसलिए इस श्लोक के अंदर भी अगर थोड़ा-सा फ़ोकस करके देखें, तो वात, श्लेष्मा, हरि, लघु कहा है। तो लघु का अर्थ यही है कि स्निग्ध तो है, लेकिन अपने गुण में किंचित लघु भी है ये। तो ये लघु जो है मैंने पहले बताया कि आपकी छोटी और रुक्ष मतलब थोड़ी जो ड्राई पिंपली है, उसके लिए कहा गया है। सो ऑल इन ऑल आप इसको अगर थोड़ा-सा समझेंगे तो आपका कल्प एक ऐसा कल्प है जो सबसे ज़्यादा आमाशय के ऊपर काम करता है और आमाशय मतलब स्टमक नहीं, आमाशय से उत्पन्न होने वाले कफ के लिए सबसे ज़्यादा बना हुआ है, जो अग्नि दीपन करता है लेकिन सबसे ज़्यादा खाली रस अग्नि के ऊपर काम करता है। ये हम लोग स्पेसिफिसिटी देखेंगे आगे। कि रस धातु के ऊपर सबसे काम करने वाला यही है। मतलब यानी कि इसका काम एक ही है, शरीर के अंदर जाना, अग्नि बढ़ाना और पूरे आहार रस को पोषण सबको फैलाना। तो यही यही चीज़ है कि पिंपली को समझने के लिए खाली उसका उष्ण होना, कटु होना ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि वो काम कैसे करती है। अभी रस पंचक के ऊपर अगर थोड़ा-सा मैं फ़ोकस करके देखूँ, तो गुण में स्निग्ध है, रस में कटु है, वीर्य में मैंने यहाँ उष्ण लिखा है, टेक्स्ट बुक में आपको अनुष्ण शीत मिलेगा। पर मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली पर्पस थोड़ा-सा उष्ण लेके चलते हैं। विपाक मधुर है, कर्म में रस धातु रस आदि धातु वर्धन है। लेकिन अभी यहाँ एक चीज़ देखो, पहला जो मैंने हाइलाइट किया गया है, वो ये हाइलाइट किया है कि पिंपली रस में कटु है, लेकिन एक्सेप्शन है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक्सेप्शन पढ़ा था, वो था हमारा शुंठी, कि जो कटु होके भी कटु ड्रग का काम नहीं करती है। ऐसे ही आपको एक चीज़ ये समझना है कि पिंपली एक ऐसा ड्रग है जो कटु रस तो है, लेकिन कटु रस जैसा काम नहीं करती। कटु रस का खाली दीपन काम करती है, यानी कि खाली अग्निवर्धन करना। लेकिन उसका मेन काम है रुष्य और रसायनी जो मैंने श्लोक में देखा। और रुष्य और रसायनी करने वाला जो ड्रग होता है, वो कभी भी कटु रस से प्राइमरी काम नहीं करता। यानी कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये ड्रग जो है सबसे ज़्यादा विपाक से काम करती है, मधुर। ये सब उसके एक्सेसरी होते हैं। गुड़ स्निग्ध होना, रस का कटु होना, वीर्य का उष्ण होना, ये इस विपाक को सपोर्ट करते हैं। लेकिन काम सबसे ज़्यादा होता है मधुर विपाक से। इसलिए देखो कर्म में मैंने लिखा है कि रस आदि धातु न वर्ध है, यानी कि पिंपली देते समय आपका एम क्या होना चाहिए? पिंपली देते समय आपका ये एम होना चाहिए, आपको सब धातु का पोषण करना है। अब ये सब धातु का पोषण कैसे करेगी? पहली बात वहाँ का अग्नि दीपन करके और दूसरा सबसे बड़ी बात है अपने मधुर रस से। यानी इस ड्रग के अंदर डुअल प्रॉपर्टी है कि वो धातु अग्नि को भी बढ़ाएगी, अग्नि दीपन भी करेगी और दीपन करने के बाद उस धातु को जो एनर्जी चाहिए, जो मधुर रस चाहिए, जो आहार रस चाहिए, वो भी ये दे रही है। इसलिए पहले ही नीचे वर्ड में बताया रस आदि धातु ना वर्धयेत्। यानी कि ये ड्रग जो है पहली बात रस धातु किससे बनता है? तो आपको भी पता है कि रस धातु जो है, इसकी उत्पत्ति फिर से आमाशय से होती है। यानी कि जो मैं वर्ड कफ प्रसाद भूत बोल रहा हूँ, जो कफ प्रसाद भाग है, जो अपने पूरे शरीर को प्रसादित करता है, एनर्जी देता है, वो इस रस धातु का ही पार्ट है। इसके ऊपर आप और सोच सकते हो कि दोनों वर्ड को कहाँ यूज़ किया जाए, लेकिन दोनों का नियरली अर्थ देखा जाए तो एक ही जैसा निकलता है। तो रस आदि धातु का वर्धन करना मतलब प्रत्येक धातु को उसके हिसाब से उसको सारवान बनाना, उसको बल देना, उसको स्नेह देना, ये काम पिंपली का होता है। तो पिंपली का सबसे बड़ा काम कि आमाशय के ऊपर अग्नि वृद्धि करना और कफ को बनाना। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कि प्रसादभूत भाग कफ बढ़ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब से आप किसी कफ डिजीज़ में नहीं दोगे। जिसमें स्पुटम निकलता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो स्पुटम निकलता है, जो कफिन निकलता है, ये मलभूत भाग कफ है। जब वो ज़्यादा निकलेगा, जब वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा तो आपको फ़ील होगा, अदरवाइज़ 24 आवर इतने सारे स्पुटम बनते हैं और निकल भी जाते हैं, पता नहीं चलता। ये आपके अग्नि का कमाल है। लेकिन जिस वक़्त आपके आमाशय के अंदर अग्नि विकृत होगी, उस समय प्रसादभूत भाग कम और मलभूत ज़्यादा बनेगा,
जो सिम्टोमेटिक बनता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि पिंपली का काम है कि जो मलभूत भाग कफ है उसको कम करना, और वो कैसे बनता है? अग्नि से। अग्नि मंद अगर रहे तो मल ज़्यादा बनती है, अग्नि प्राकृत रहे तो आपको आहार रस ज़्यादा बनती है। तो पिंपली का काम है कि धातु के ऊपर जाके अग्निवर्धन करना और मल धातु का जो है मल का कम बनाना और आपके रस धातु को ज़्यादा बनाना। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि गुण में भले स्निग्ध है, जो प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकता हूँ। रस में थोड़ा-सा कटु है, लेकिन मैंने बताया कि ये जो कटु रस है, ये खाली दीपन पाचन काम आती है। बाकी बाकी यहाँ इसका कुछ रोल नहीं है। वीर्य उष्ण है, जो वात और कफ दोनों के शमन के लिए यूज़ होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, कि विपाक मधुर है। तो विपाक के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। अभी हम लोग देखते हैं ये पिंपली का ना एक्शन एक्चुअली होता क्या है? पिंपली का एक्शन अगर हम लोग इसे थोड़ा-सा 3 पार्ट में अगर डिवाइड करें, तो कुछ इस तरह से दिखता है कि एक तरफ मैं बोलूँ कि अगर ये वात शामक है, तो देखो जैसे पहले मैंने ही बताया कि वात शमन कैसे करती है। तो स्निग्ध गुण है, मधुर विपाक है और उष्णवीर्य है। ये तीनों का हेल्प लेके ये वात शमन करती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा-सा देखो कि वात शमन करने का इसका प्रॉपर्टी क्या है? मीन्स सबसे ज़्यादा वात रोग जो होते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि शीत गुण से होते हैं। सबसे ज़्यादा कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर जो भी पैथोलॉजी होता है वो शीत गुण से स्टार्ट होता है। तो आपका ड्रग यहाँ जो है वीर्य उष्ण है, तो काम बन जाता है। दूसरा, स्निग्ध गुण होने के कारण प्राण व स्रोतस के लिए ये कल्प बहुत बल्य साबित होता है। और थर्ड बात जो मैंने पहले बताया कि जैसे हम किसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए जब कभी भी ड्रग प्लान करते हैं, तो अगर मुझे कफ शमन करना या कफ को हटाना है तो मेरा ड्रग बहुत रुक्ष हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसे कैटेगरी ऑफ ड्रग चाहिए कि जो उष्ण तो हो, लेकिन साथ ही साथ वो बल्य देने वाला हो और वात शामक हो। तो ऐसे में पिंपली एकदम एग्ज़ैक्ट बैठती है। पिंपली के अंदर 2 प्रॉपर्टी ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने के बाद उस म्यूकस को जो है अगर वो एकदम स्टिकी है, तो उसको वाटरी करना, अगर एकदम ड्राइड है, तो उसमें आर्द्रता लाना ये मैं बताऊँगा। ये मतलब आप ऐसा समझ लो कि आर्द्रता लाना ये पिंपली का गुण धर्म है, प्रॉपर्टी है। जैसे मैं बताया कि कफ के अंदर जब हम मैं बोलता हूँ कि प्रसादभूत भाग कफ बनता है, तो उस प्रसादभूत भाग के कफ के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। उसमें से एक होता है कि एक जो कफ है उसके अंदर आर्द्रता लाना, ये कफ का गुण धर्म है, आर्द्र होना। शुष्क होना या अलग कैटेगरी में होना, ये कफ की गुण धर्म नहीं है। तो ये जो ड्रग है आर्द्रता लाता है, कैसे लाता है हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। तो यहाँ आपको मेरे ख्याल से पहला टॉपिक एकदम समझ गया कि ये स्निग्ध गुण मधुर विपाक्य और उष्णवीर्य होने के कारण वात शामक है। तो रेस्पिरेटरी के ऊपर वायु प्रकोप भी ना हो और ड्रग उष्ण रहे, ऐसे कैटेगरी में अगर मुझे ड्रग चाहिए तो ये पिंपली है। कटु रस से उष्णवीर्य से फिर से कफ को भी शामन करती है, कफ को भी हटाती है। जो जो इसका सेकेंडरी वर्क है, ये प्राइमरी वर्क नहीं है। और जो मेन इम्पोर्टेंट है पित्तवर्धन। ऑफ कोर्स कल्प जो मेरा इस तरह से बनाया गया है कि पित्तवर्धन यहाँ मतलब पित्त प्रकोप नहीं करना, यहाँ मतलब अग्नि बनाना। तो यानी कि पिंपली इनडायरेक्टली वही मैं बताया कि अगर किसी ड्रग को प्रॉपर्टी है कि उस प्रसादभूत कफ को बनाए, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? पहली बात, उसको कैपेसिटी होना चाहिए कि आमाशय के अग्नि के ऊपर काम करे और अग्निवर्धन करे, जो पिंपली करती है। अग्निवर्धन करने के बाद उसके पास ऐसे कैपेसिटी हो कि वो उस आहार रस को पचा सके, उस खाने को पचा सके और खाना पचाने के बाद उसको 2 भाग में विभाजित कर सके, आहार भाग और मल भाग। मल भाग कम बनाए और आहार भाग ज़्यादा बनाए। तो ये सब प्रॉपर्टी पिंपली करती है। फिर ये दोष जहाँ जाते हैं उसके हिसाब से जो डिज़ीज़ होती है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। अब रही बात कि पिंपली का मेन एक्शन क्या है? वैसे देखा जाए अगर मुझे पूछो, तो पिंपली का मेन एक्शन जो है रस्व धातु के ऊपर, रस्व स्रोतस के ऊपर है। पर श्लोक के अंदर अगर मैं देखूँ तो श्लोक ऐसा आता है कि पिंपली विशेषेण रस रक्त शुक्र च वर्धयति तथा स्तन्य रजश्च पोषयति। ये याद रखना कि इन्होंने बोला कि स्तन्य और जो रज, जो मैं पिछले भी डिजीज में देख रहा था कि इन दोनों का पोषण करना मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर किसी को ब्रेस्ट मिल्क कम बनता हो, तो उसमें भी पिंपली का उपयोग होता है। किसी को मेंसेस कम बनता हो तो उसमें भी पिंपली का उपयोग होता है। तो पोषयति यानी
कि उस मल का या उस उपधातु का अगर कहीं से क्षय हो रहा है, तो इसका मतलब धातु का भी क्षय है। तो ये पिंपली का जो है बहुत यूनिक इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सबसे पहली बात है कि किसी भी स्तन्य के कम उत्पत्ति में, जैसे हम अगर लास्ट टाइम बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे शुंठी के बारे में। तो तब मैं बता रहा था कि शुंठी के टाइम पे उसका इंडिकेशन था कि उसमें प्रॉपर मिल्क फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन बच्चा पी नहीं रहा है। बच्चे को टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें दुर्गंध या उसमें आम गंधी ज़्यादा है। लेकिन पिंपली का इंडिकेशन है कि उसमें कम ही बनना, मेंसेस कम बनना या स्तन्य कम बनना। तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि कोई एकदम लीन थीन वातज प्रकृति वाली फीमेल जब आती है और उसको मेंसेस के टाइम पे पेन होता है, मेंसेस के टाइम पे डिफिकल्टी होती है, जिसे हम लोग बिफोर मेंसेस भी पेन स्टार्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऐसे ड्रग चाहिए रहते हैं कि जो वात शामक भी हो, लेकिन वात प्रकोप न करे, यानी कि वो स्निग्ध रस थोड़ा गुण से हो, थोड़ा मधुर विपाक से ज़्यादा काम करने वाले हो, तो पिंपली आती है। तो यानी कि शुंठी भी उस तरह से काम करती है, पिंपली भी इस तरह से काम करती है, लेकिन पिंपली का देने का ढंग जैसे मैंने पहले बताया कि क्राइटेरिया बहुत यूनिक है कि पोषयति। तो जब कभी वर्ड पोषण आता है, तो यानी कि इसके ऊपर एक्शन डायरेक्टली नहीं होता। ये दोनों उपधातु हैं, स्तन्य और रज। तो इसलिए रस धातु को सबसे ज़्यादा उत्तम करता है। इसलिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि पिंपली मतलब रस धातु और आमाशय, कफ, प्रसादभूत कफ ही शायद रस धातु हो सकता है। रस धातु का पोषण भाग हो सकते हैं, जो पूरे धातु को पोषण करेगा। इसलिए स्टार्टिंग में एक वर्ड में ही मैंने बताया था कि पिंपली मतलब आप अपने सर्व धातु को पोषण दे रहे हो अग्निवर्धन करके। तो पिंपली का धातु के एक्शन के ऊपर तीनों आता है, रस, रक्त और शुक्र, डायरेक्ट एक्शन है। तो इसलिए शुक्र वर्धन के लिए भी हम पिंपली यूज़ करते हैं। मीन्स लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि वो वृक्ष है। सो ये चीज़ के ऊपर आप सोच के देखो कि कैसे पिंपली का ये 3 धातु के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्शन होता है। लेकिन यहाँ आगे हम थोड़ा-सा इसको और बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे कि पिंपली का रस धातु के ऊपर अगर मैंने बताया, तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें अगर खाली दीपन पाचन कराना है, भूख नहीं लग रहा है या प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग ये सब सिम्पटम है, तो ये सब में तो दे सकते हैं, लेकिन इसकी प्रायोरिटी वो नहीं होती है। इसकी प्रायोरिटी यहाँ ये होती है कि आपका अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाला पेशेंट को कोई भी आमाशय जनित व्याधि हो, तो पिंपली का उधर उपयोग करना ही चाहिए। किस ड्रग का क्या उपयोग करना चाहिए डिपेंड इसके ऊपर करता है कि उस समय आपका हेतु कहाँ बना हुआ है। जैसे सिंपल अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेशेंट दिन में खाने के बाद ज़्यादा सो रहा है, तो ऑफ कोर्स आमाशय अग्निमंद होगा। मेरा पेशेंट खाते समय भर-भर के पानी पी रहा है, ठंडा-ठंडा पानी पी रहा है, तो ऑफ कोर्स मेरा कफ भूत जो मलभूत कफ है वो ज़्यादा बनेगा। कोई पेशेंट मेरा डेज़र्ट ज़्यादा खा रहा है, तो खाने के बाद फिर भी उससे अग्निमंद होती है। हर उस दोष से, हर उस हेतु से जिससे एक अग्नि मंद हो सकती है और उसके कारण सामभूत कफ जो है उत्पत्ति होगा और वो रेस्पिरेटरी में जाके डिजीज करेगा। तो इसलिए पिंपली रसायन को खाली डाइजेशन से लेके नहीं देखना चाहिए। पिंपली रसायन पिंपली को उस डाइजेशन उस रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर देना चाहिए जिसको डाइजेशन का सच में इश्यू है। ये डिफरेंस है। आपको याद होगा ऐसे हमने हरितकी के बारे में पढ़ा था कि हरितकी भी जो है वो भी काश-श्वास-हर है, लेकिन जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट ज़्यादा है उसके अंदर वो काश-श्वास-हर ज़्यादा काम करेगा क्योंकि आमाशय पे काम करने वाला है। ये ड्रग पक्वाशय के ऊपर, ये ड्रग हमारा आमाशय के ऊपर काम करने वाला है। तो आमाशय से बनने वाले जितने भी आहार रस आप बोलिए, आप रस धातु बोलिए या आप कफ प्रसादभूत भाग के कहिए, सबका नेचर एक जैसा है। ये सब जो है आपको एक तरह से आपके धातु को पोषण करके इस डिजीज़ के ऊपर काम करता है। तो आई होप सो आपने कुछ इंडिकेशन समझ लिया हो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ के ऊपर पिंपली कैसे काम करती है और किस एंगल पे काम करती है। मैं उस रेस्पिरेटरी डिजीज़ के ऊपर अभी तक मैंने ना प्राणवायु के बारे में बात किया, ना मैं फुफ्फुस के बारे में बात किया। मैं वहाँ पहुँचने वाला जो कफ धातु है, तो कफ मल है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरा एंगल काफ़ी अलग है। ऐसे अगर मैं रक्त धातु के ऊपर इसे अगर लेके बात करूँ तो बहुत सिंपल है कि आमाशय के अंदर रक्त रंजन पित्त, रंजक पित्त जो होता है उसका काम होता है कि आहार को पचाना और रक्त धातु की निर्मित करना। लेकिन अगर मेरा आमाशय ही दुष्टी है, यानी कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है
किसी नए धातु को फॉर्मेशन में अगर वही मंद है, तो फिर से मेरे धातु की पोषण नहीं होती। तो इसलिए एक्शन जो पिंपली जो का एक्शन है, वो रंजक पित्त के ऊपर ज़्यादा होता है। रंजक पित्त का अगर थोड़ा नेचर देखें तो ये क्या है, तो हम इसे एचसीएल से कंपेयर करते हैं या हम इसे ज़्यादा करके जो है अम्ल पित्त से कंपेयर करते हैं। अम्ल पित्त व्याधि नहीं मीन्स यहाँ जो ये पित्त निकल रहा है इसका जो नेचर है ये अम्ल है। तो अम्ल होने के कारण ज़्यादा करके ये पचन में काम आता है। और जैसे बताया कि अगर थोड़ा-सा और आगे जाए तो हमें फिर क्षार पित्त मिलती है जिसका सिक्रीशन हमारा लीवर करता है। तो बॉडी के अंदर भी 2 सिक्रीशन होते हैं, एक अम्ल पित्त का सिक्रीशन होता है, एक क्षार पित्त का, यानी कि एक तरह से हम एसिड और दूसरी तरफ से बेस कह सकते हैं। तो यहाँ जो पिंपली का काम है वो है रंजक पित्त का उत्तम बनाना, यानी कि जो फैक्टर एक बाकी धातु के पोषण करने के लिए जो भी आहार रस बनाना है उनको, वो चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करता है। अब यहाँ मैंने ये वर्ड यूज़ नहीं किया रक्त धातु मतलब कि आपका ब्लड बढ़ेगा ही इसको देने के बाद या उसका काउंट एचबी कम इंक्रीज़ होगा, ऐसा डायरेक्ट एक्शन नहीं देखा गया। लेकिन उस धातु को या आपका अगर एचबी डाउन है और आपका पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा आमाशय से रिलेटेड सिम्पटम लेके आ रहा है, तो यस, पिंपली चॉइस होगी उसमें। इसलिए पिंपली के बारे में हम लोग जब कल को पढ़ेंगे पिंपली 864 पर ही पिंपली, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा कि हर रक्त धातु पे नहीं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर इसकी यूज़ होती है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने जो श्लोक के अंदर लिखा है, वो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि एक्शन ऑफ पिंपली ऑन मल क्या करता है। तो पिंपली स्निग्धत्वात् मलान क्लेदयति, यानी कि अपने स्निग्धता से मल के अंदर क्लेदन लाना, यानी कि मल के अंदर मॉइस्चर लाना, मल के अंदर ह्यूमिडिटी लाना, उसको थोड़ा-सा हल्का-सा वाटरी करना। और ये काम कहाँ आता है? क्लेदन करना मतलब कि कभी भी दोष या मल इंक्रीज़ करना नहीं होता है। यहाँ क्लेदन करना यानी कि थोड़ा उसको मॉइस्चराइज़ करना। अभी एकदम सिंपल है, जैसे कि आपको अगर सूखी खाँसी आ रही है, क्यों हम लोग स्पुटम जो जो पिंपली है वो दोनों में देते हैं। क्योंकि पिंपली देने के बाद अगर किसी को ड्राई कफ आ रहा है, तो ड्राई कफ में क्या एक्सपेक्टेड है? ड्राई कफ में ये एक्सपेक्टेड है कि ट्रैक जो है वो स्मूथ हो जाए। और भले मॉडर्न के अंदर हम लोग एंटी-ट्यूसिव वगैरह प्लान करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अंदर ऐसा प्लान नहीं करते। आयुर्वेद के अंदर ऐसा कहते हैं कि सिंस वात दोष बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ है, इसलिए वहाँ जो आर्द्रता चाहिए, जो प्रसादभूत कफ का होना चाहिए, वो उधर नहीं है। तो अगर मुझे प्रसादभूत कफ चाहिए और उधर ट्रैक को मॉइस्ट करना है, तो मैं उधर क्या दूँगा? पिंपली। तो पिंपली देने के बाद वहाँ क्लेदन उत्पन्न होता है और क्लेदन हमेशा कफ करता है। तो यही बात है कि क्लेदक कफ के क्लेदन करने से ये अपने जीआई ट्रैक्ट में भी जो है एक तरह से क्लेदन करती है और अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी क्लेदन करती है। दूसरी बात, यही क्लेदन कर्म से मल का सुख प्रवृत्ति होती है। यहाँ मल मतलब स्टूल मत लेना, मतलब खाली पुरुष या कोई मोशन जाके टॉयलेट में पास करते हैं, नहीं। यहाँ जो सुखानमल प्रवृत्ति का अर्थ ये होता है कि पिंपली लेने के बाद जो पेशेंट एकदम ड्राई कफ कर रहा था या बार-बार खाँसी करने के बाद एंड में थोड़ा-सा स्पुटम निकल रहा था, जिसको हम वातज कास बोलते हैं। उस वातज कास के अंदर उस कफ के अंदर क्लीनता लाना, यानी कि जो स्टिकी कफ है उसको वाटरी करना, उसको थोड़ा-सा पतला करना और उसको शरीर से बहुत सुखपूर्वक निकलना। तो इसलिए क्लीनत्वात् सुखमल प्रवृत्ति, यानी कि अपने इस स्निग्ध गुण से क्लेदन करती है। क्लेदन करने से पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ह्यूमिडिटी लाती है, जो भी स्पुटम है उसको थिन करती है और सुखेन प्रवृत्ति, यानी कि एकदम आराम से निकालने की उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए जो देखो फिर से ध्यान देखो कि अगर क्लेदन हो जाए, वात शमन हो जाए, मल की प्रवृत्ति यानी कि स्पुटम निकल जाए, तो कफ रिफ्लेक्स अपने आप ही स्टॉप होगा। तो ये इसकी बहुत यूनिक फीचर है कि ये अलग-अलग एंगल से ड्रग अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। आमाशय के अंदर अलग काम कर रहे हैं, यही अगर पिंपली में रेस्पिरेटरी के ऊपर देख रहा हो तो थोड़े अलग काम कर रहे हैं। तो अपने जो आयुर्वेदिक ड्रग होते हैं ना, ये बहुत डुअल नेचर वाले होते हैं या कभी-कभी कोई मल्टीपल एक्शन दिखाने वाला होता है। तो इसलिए लेकिन फिर बात वही आती है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मल का प्राकृत बनना होता है, ये आपका आमाशय के ऊपर डिपेंड है। तो ये ड्रग को आप कहीं भी स्किप नहीं कर सकते, खास करके रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर जहाँ उसको नॉर्मल रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए, उसको लॉन्ग टाइम उसकी इम्यूनिटी रखने के लिए जो हमें कफ चाहिए रहता है, वो हमें आमाशय से मिलता है। फिर नीचे लिखा है कि मधुर विपाकत्वात् सर्वभूति, यानी कि उसी मधुर विपाक से सर्वगुण भी आता है।
मैं हर बार बोलता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो सर्व गुण जिसके अंदर आ ही जाता है। जैसे कि श्लोक के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ रेचन आया हुआ था। तो पिंपली थोड़ा-सा अगर ड्रग ज़्यादा मात्रा में दो तो रेचन करती है, यानी मल को बाहर निकालती है। फिर जैसे मैंने बताया मल यहाँ मतलब खाली स्टूल नहीं, यहाँ आप स्पूटम को भी ले लीजिए। तो इसलिए 64 प्रहरी पिंपली या पिंपली रसायन या पिंपली को वर्धमान मात्रा में यूज़ करना, ये सबका ये रोल होता है कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं और बार-बार हम लोग जीआईटी ट्रैक के अंदर स्टूल से कंपेयर करते हैं, ये हम किसी और मल से भी कर सकते हैं। इसलिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कि मलान क्लेदयति, यहाँ मल जो कफ मल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है, यहाँ क्लिन्नात सुखमल प्रवृत्ति यानी उस स्पूटम के बारे में बात किया है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आइदर ड्राइड अप है या बहुत ज़्यादा अति मात्रा में बन रहा है। फिर मधुर विपाक तो सरगुण भवति यानी कि इसे सर गुण से निकाल दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक्शन ऑफ पिंपली जो है, ये किस तरह से होता है। अभी अगर हम देखें कि पिंपली का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है, तो हम एक झटके में सबसे पहली बात बोलते हैं कि ये कास में होता है, श्वास में होता है। यस, होता है कि कास श्वास इसका रोग अधिकार है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कास श्वास का करने के लिए जो कफ का आवरण होता है या कफ वहाँ दोष जो दूषित होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है आमाशय। तो ये सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें पिंपली यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे ज़्यादा पिंपली यूज़ होता है, वो होता है जीर्ण ज्वर में। जीर्ण ज्वर के संप्राप्ति को एग्ज़ैक्टली भेदन करने वाला या ब्रेक करने वाला पिंपली है। कैसे? ये हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि कैसे क्रॉनिक फीवर के अंदर, टाइफाइड क्रॉनिक फीवर के अंदर, पोस्ट डेंगू, पोस्ट चिकनगुनिया, हम लोग इस कल्प के बारे में सोच सकते हैं, जो बहुत अच्छा कल्प है। हम लोग आगे के बारे में सोचेंगे। तो ये जो ओवरऑल था आज के बारे में, ये पिंपली है। एक बार ज़रा रीजॉइन करते हैं और हमें अगर कुछ डिस्कस करना हो तो हम लोग करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एक क्लोज़ डाउन करते हैं। तो ये जस्ट बंद हो जाएगा तो हम ज़रा इसको रीजॉइनिंग करते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो जो अभी क्वेश्चंस किसी ने पोस्ट किया था, वो एक बार फिर से पोस्ट करें रीजॉइन होने के बाद।